Welcome to Chemistry Edge in another video of 15 days 30 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आज का चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स और इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हमने आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं उनमें है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड देन हम पढ़ेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का पहला टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम कुछ जो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको कंसिडर करते हैं। देखिए एक थ्योरी आपने पहले पढ़ी हुई है, कोलिजन थ्योरी। इस कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है इनके बीच कोलिजन होती है और जो कोलिजन होती है उसकी वजह से बनता है प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ अमोनियम नाइट्राइट, तो देखिए सारे मॉलिक्यूल अमोनियम नाइट्राइट के हैं। दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर HI मॉलिक्यूल हैं जो दूसरे HI मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। थर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो रिएक्शन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करके और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उनके नंबर को ही क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। दैट मीन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction, यानी जिन simultaneously collision की वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उस कोलिजन के अंदर कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो 1 हो जाएगी, सेकंड की मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे तो 2 हो जाएगी और अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 हो जाएगी। और ये आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है, देखिए 1 2 2 + 1 3। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो उन रिएक्टिंग स्पीसीज का नंबर है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं इन इक्वेशन को कंसिडर करूं तो हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 4 + 1 यानी 5 और यहाँ अगर हम बात करें तो 14 19 और 21 की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जनरली 3 से ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है अगर वो 3 से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 21 है, तो साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। 5 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें जिसमें से 4 HBr के हों और 1 ऑक्सीजन के हों, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं एक्चुअली ये सिंगल स्टेप के अंदर नहीं होती हैं, ये रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप के अंदर प्रोसीड होती हैं। जबकि जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी थी ये रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो इन रिएक्शंस में एक तो डिफरेंस ये हुआ कि ये सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस हैं और अगर मैं इन रिएक्शंस की बात करूं तो ये मोर देन 1 सिक्वेंशियल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो। कई सारे सीक्वेंस के अंदर स्टेप्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट मीन दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas those reaction which completed in a single step are known as elementary reaction। तो ऊपर जो 3 रिएक्शंस दी गई हैं वो तो हमारे लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है, जबकि इन 2 रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और अगर आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं उनका जो सम होता है वो ही आपकी उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होता है। यहाँ हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए ये रिएक्शन हम पहले देख चुके थे और इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर नॉर्मली हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 है क्योंकि 4 HBr के मॉलिक्यूल हो गए और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। बट देखिए क्योंकि ये रिएक्शन किस तरह की है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। दैट मीन दोज रिएक्शन विच प्रोसीड इन मोर देन 1 स्टेप।
यहाँ 3 स्टेप हैं तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल आपके कोलाइड कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और थर्ड स्टेप के अंदर भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट जो स्टेप है आपका वो स्लो स्टेप है और ये दोनों जो स्टेप होंगे ये आपके फास्ट स्टेप होंगे। इसलिए जो अगर आप ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें उससे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गेन नहीं होती है। हाँ, अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है और किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वो हमारे लिए रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखी जाती और ना ही उसका कोई मीनिंग होता है। हर एक स्टेप के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी देख सकते हैं, जिससे आपको उसकी मैकेनिज्म का आइडिया मिल जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि भाई ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, जबकि जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं 2 टॉपिक डिस्कस करता हूँ। एक आपने 11th क्लास के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन ये है, ए फॉर्म प्रोडक्ट। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। अगर ये रिएक्शन इस तरह से होती, मान लीजिए ए प्लस बी फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये लॉ कहता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर रिएक्शन में ए और बी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो तो आप इन्हें रेज पावर में एक्सप्रेस कर देते हैं। दैट मीन किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उन कंसंट्रेशन जो टर्म है उनके ऊपर आप स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो रेज पावर के अंदर शो करते हैं, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ रेट लॉ की, जिस तरह से ये एक एक्सप्रेशन है वैसे ही रेट लॉ क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। किसी भी रिएक्शन के रेट की हमें ट्रू वैल्यू देता है। ये ट्रू वैल्यू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर बेस्ड है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन रेट लॉ दिया जाता है रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री के बेसिस पर, जब लॉ ऑफ मास एक्शन दिया जाता है स्टोइक्योमेट्री के बेसिस पर, जबकि रेट लॉ दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर। अब अगर यही रिएक्शन है और मैं इसके लिए रेट लॉ देना चाहूं तो रेट लॉ कहता है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। बट ये जरूरी नहीं है कि रेज पावर ए और बी ही हो, इनके लिए हो सकता है यहाँ एक्स हो और हो सकता है यहाँ वाई हो। एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, इनमें से दोनों जीरो भी हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है। तो रेट लो क्या चीज़ है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट गिव ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रेट लो। दैट मीन यहाँ उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म को लिया जाएगा जिनको अल्टर करने पर, जिनको चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। मान लीजिए इस रिएक्शन में आपने बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया बट रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर आप बी को एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे, पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन में यहाँ पर क्या है, पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये जो रिएक्टेंट आपका बी है पावर इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। जबकि रेट लॉ में ऐसा नहीं होता है। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की उन्हीं टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है जिनको अल्टर करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेकर के बात करूं, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये इस तरह से डीकंपोज होता है। अब इस रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करेंगे तो देखिए 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2। ये मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके लिए रेट लो दिया जाए तो रेट लो कहता है कि इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। दैट मीन पावर 2 नहीं है, पावर 1 है। जबकि अगर यही लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसका रेट देना होता तो हम लिखते रेट इज इक्वल टू के
कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 2। ये हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को मेज़र किया है कि जब आप N2O5 की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट के अंदर जो चेंज आता है वो इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 के साथ कैलकुलेटेड है। अगर यहाँ पावर 2 रखेंगे और कंसंट्रेशन के चेंज के इफेक्ट को देखेंगे तो उससे आप रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, जो N2O5 है आपका, वो 2 स्टेप के अंदर डिकम्पोज होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, इसमें ये टूटता है NO2 प्लस NO3। देन सेकेंड स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है, यहाँ 3NO2 प्लस O2। ओवरऑल आप रिएक्शन देखेंगे तो ये कैंसिल आउट होगी। देखिए क्या बन गया, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। क्योंकि जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है। और आप देखिए रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप के अंदर N2O5 का केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए जो रेट लो है उसके एक्सप्रेशन में आप देखेंगे तो पावर 1 है। तो ये आपका रेट लो जो है हमें बताता है रेट जो है उसके ट्रू वैल्यू के बारे में, एक्सपेरिमेंटल डेटा के एविडेंस के ऊपर। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमने लिया नाइट्रस ऑक्साइड, इसका डिकम्पोजिशन हमने करवाया तो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, क्योंकि आपको जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें दिख रहा है कि 2 नाइट्रस ऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर हम इसकी मैकेनिज्म को कंसिडर करें तो देखिए फर्स्ट स्टेप में ये इस तरह से डिसोसिएट होता है, जो कि आपका स्लो स्टेप है, और जो सेकंड स्टेप है आपका वो एक फास्ट स्टेप है। आप ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। अब अगर इसके लिए हमें रेट देना है तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ N2O। तो पावर 1 है क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब क्योंकि रेट लो पढ़ने के बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं इन्हीं 2 एग्जाम्पल को जो मैंने कंसिडर किया उनकी बात करता हूँ। पहले जो इससे पहले हमने रिएक्शन देखा था उसका रेट था अकॉर्डिंग टू रेट लो के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। सेकंड जो आपकी रिएक्शन थी वहाँ पर अभी हमने रेट लिखा था, ये लिखा था रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ N2O। एक और मैं रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, फिर मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बेसिस पर रेट लो लिखें तो रेट इज इक्वल टू आता है के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 0। दैट मीन यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं आएगी, रेट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कि जो आप रेट लो देते हैं उसमें कंसंट्रेशन जो टर्म होती है उनका जो एक्सपोनेंशियल पावर है उनके सम को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो रेट लो है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म होती है उसकी पावर, अगर एक आपका रिएक्टेंट है तो उसकी पावर, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी पावर का सम, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अगर मैं जनरली एक इक्वेशन लिख देता हूँ ऐसे कि A+B फॉर्म प्रोडक्ट, और इसके लिए रेट ये दे दिया जाए कि भी अकॉर्डिंग टू रेट लो इसका रेट होगा रेट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। तो जो आपका X प्लस वाई है, और ये X प्लस वाई क्या है, जो रेट लो में कंसंट्रेशन की टर्म है उनके जो एक्सपोनेंशियल हैं उनका जो सम है उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर, तो अब हम इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट लो एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए ये आपकी रिएक्शंस है और उसके लिए ये रेट लो दिया गया है, तो यहाँ पर पावर x और y है, इन x और y का जो सम होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि भाई अगर मॉलिक्यूलरिटी हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैं मॉलिक्यूलरिटी आपको बता रहा था कि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका जो सम है वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। दैट मीन ये तो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उससे देखा जाता है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। आप किसी रिएक्शन को देख करके उसका ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक कि आपने उस रिएक्शन को पढ़ा नहीं है। जनरली जब पढ़ा होता है तो हमें पता होता है उसका रिएक्शन। सेकंड देखिए, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली कोलिजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। जबकि यहां पर क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म विच आर एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। अगेन यहां बात करते हैं तो ये ऑलवेज होल नंबर होता है, जबकि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मैं एग्जांपल मेंशन कर देता हूं, जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन की रिएक्शन है, फॉर्म 2HBr। इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 है। देखिए क्योंकि हाइड्रोजन का पावर 1 और ब्रोमीन जो है उसकी पावर होती है हाफ, दोनों को आप ऐड करेंगे तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1.5 है। इसी तरह से जो आपका एथेनॉल का डिकम्पोजिशन है CH4 प्लस CO के अंदर, इसकी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1.5 है। दैट मीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज होल नंबर में होगी। सेकंड, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। दैट मीन अगर रिएक्टिंग स्पीसीज ही जीरो है तो वो साइमल्टेनियसली कोलाइड कैसे करेंगे, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। अभी मैंने एक एग्जांपल देके आया था कि अमोनिया जो है उसका डिकम्पोजिशन, यहाँ अमोनिया जो है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर आप लें तो उसके रेट पर कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन रेट, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं बट रेट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए अमोनिया की कंसंट्रेशन को रेट लो में एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। दैट मीन पावर जीरो होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी चेंज नहीं होती, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म बदल जाएगी, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी इससे आपको मैकेनिज्म का कोई भी आइडिया नहीं लगता है। जबकि यहाँ हमने देखा था कि जो स्लो स्टेप होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल स्टेप होता है और रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है। तो इट टेल अस अबाउट स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड हैंस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंस है आपके मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार फिर से मैं एक टिपिकल रिएक्शन लेता हूँ। मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन है A+B फॉर्म प्रोडक्ट। अगर मुझे अकॉर्डिंग टू रेट लो इसके लिए रेट देना हो तो मान लीजिए आपका रेट है K, रेट कांस्टेंट, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। यानी कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पावर 1 है, पावर 1 है, 1 + 1 2। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन क्रिएट कर दूं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट को, मान लीजिए मैं B रिएक्टेंट को अगर एक्सेस में ले लेता हूं तो क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी बी की, क्योंकि बी को एक्सेस में लिया गया है इसलिए बी की कंसंट्रेशन के अंदर बिल्कुल नॉमिनल चेंज आएगा, या आप कह सकते हैं ना के बराबर भी चेंज आएगा। तो बी की कंसंट्रेशन हम ये मान के चलेंगे कि चेंज ही नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो इस रिएक्शन का रेट है वो केवल डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर, अंडर दिस कंडीशन। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन these reactions are not truly first order reaction but behave like first order reaction under the certain condition। जैसे यहां मैंने कंडीशन क्या लगाई कि बी को हमने किस में लिया, एक्सेस के अंदर लिया। कई सारे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर मैं एस्टर के हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, आपका एथिल एसीटेट प्लस वाटर, और वाटर को हमने किस में लिया है, एक्सेस में लिया है, तो आपका एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल। अब अगर इस रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो इसका रेट
डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर के ऊपर। जबकि वाटर को हमने एक्सेस में लिया, इसलिए जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी जो आपका वाटर है उसमें उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखने में ये रिएक्शन आपको सेकंड ऑर्डर लग रही है, बट इस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन किसकी तरह बिहेव कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कैन शुगर C12H22O11। आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बनेगा एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं। तो यहां इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कैन शुगर। जो कैन शुगर है आपका, इसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में लिया गया है, उसकी कंसंट्रेशन में तो चेंज ही नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उन्हें कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन ट्रूली वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स वाई दीज आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। कल हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।